कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। हमारा विज्ञान चल रहा था, 6 क्लास के विज्ञान के बारे में हम 3 चैप्टर पढ़ चुके थे। आज हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे जो पदार्थ की प्रकृति है। तो चलिए देखते हैं कि ये आखिर क्या होता है। पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे कि पदार्थ क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, ये सभी चीज़ें इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो देखिए, बंटी अपने जन्मदिन पर दोस्तों के साथ कमरे को गुब्बारों से सजा रहा था। बंटी में गुब्बारे में हवा भरते समय उसने छोटे भाई बबलू से पूछा, भैया आपने गुब्बारे में क्या भरा जिससे गुब्बारा क्या हो गया, फूल गया। बंटी ने क्या जवाब दिया, हवा। ये हवा किससे बनी होती है भैया, बबलू ने पुनः प्रश्न किया। बंटी ने कहा, हवा कई गैसों का मिश्रण होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो हवा होती है कैसी होती है, कई गैसों का मिश्रण होती है। जो हवा होती है उसमें विभिन्न प्रकार की गैस होती हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन का, और इसके अलावा हीलियम, आर्गन वगैरह अन्य गैसें होती हैं, नाइट्रोजन वगैरह। ठीक है, तथा गैस पदार्थ की एक अवस्था है। यानी हवा क्या है, गैस का मिश्रण है, और जो गैस होती है वो पदार्थ की एक अवस्था है। ठीक है, अब बबलू सोच रहा था कि पदार्थ क्या होता है। ठीक है, अब पदार्थ क्या है, बच्चे शायद आप भी बबलू की तरह सोच रहे होंगे कि पदार्थ क्या होते हैं, वे कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए आप देखते हैं कि पदार्थ किसे कहते हैं, वे कितनी अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि हवा क्या है, एक मिश्रण है। मिश्रण क्यों है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की गैसें इसमें पाई जाती हैं, और गैस क्या है, पदार्थ की एक अवस्था है। तो पदार्थ क्या है ये देखते हैं। हम अपने आसपास असंख्य वस्तु देखते हैं जिनका हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए हवा, पानी, गिलास, कुर्सी, टेबल, पेन, स्याही, पत्थर, रेत, मिट्टी, पेंसिल, तार आदि। इनमें से कुछ वस्तु मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं, कुछ प्राकृतिक के द्वारा पाई जाती हैं। ठीक है, कुछ मनुष्य बनाता है और कुछ प्राकृतिक के द्वारा ही हमको प्राप्त होती हैं। ये सभी पदार्थ से मिलकर बनी हुई हैं। यहाँ तक कि हमारा शरीर भी कई पदार्थों से मिलकर बना है, जैसे वसा, प्रोटीन और आदि। ठीक है, याद रखना, ये यानी जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं प्रकृति में, ये सभी क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। हमारा शरीर किन से मिलकर बना होता है, पानी, वसा, प्रोटीन, ये पदार्थों से मिलकर बना है। ठीक, दिए गए उदाहरण में स्पष्ट पानी से भरे ग्लास में हम पत्थर डालें तो उसके आयतन के बराबर पानी निकल जाता है, अर्थात पानी ने भी स्थान घेरा था। इस प्रकार हमारे आसपास की सभी वस्तुओं में क्या होता है, भार होता है, स्थान घेरती है, और क्या है, तथा ज्ञानेंद्रिय, नाक, कान, जीभ एवं त्वचा के द्वारा इनकी उपस्थिति की जानकारी की जा सकती है, पदार्थ कहते हैं। तो अपन पदार्थ की यदि डिफिनीसन जाने तो ये तो एक क्रियाकलाप दिया है कि अपन एक गिलास लिए, गिलास में पानी है, यदि उसमें एक पत्थर डालते हैं तो जब पत्थर डालते हैं तो पानी पत्थर के भार के बराबर बाहर आ जाता है। ठीक है, तो अपन पदार्थ की परिभाषा कैसे लिख सकते हैं, वे वस्तु जिनमें भार होता है। ठीक है, वे वस्तु जिनमें भार होता है तथा जो स्थान घेरती हैं। ठीक है, तथा जो स्थान घेरती हैं उन्हें क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ठीक, अब पदार्थ की वर्गीकरण की यदि बात करें तो पदार्थ का वर्गीकरण दो प्रकार से, भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक। तो भौतिक वर्गीकरण के आधार पर ये क्या है, भौतिक यानी जो हम बाहर से देख सकते हैं, फिजिकल है ना क्लासिफिकेशन, और केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल में क्या होता है, पदार्थ की वह रचना का आधार वर्गीकरण भौतिक वर्गीकरण कहलाता है। यानी बाह्य रचना के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है उसे भौतिक वर्गीकरण कहते हैं। इसके अंतर्गत भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, याद रखना, चार अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा अवस्था। ठीक है, पदार्थ की आंतरिक रचना के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है उसे क्या कहते हैं, रासायनिक वर्गीकरण कहते हैं। और रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ की 3 अवस्था है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। क्या है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। ये सभी चीज़ें पेपर में बहुत पूछी जाती हैं दोस्तों कि भौतिक वर्गीकरण क्या है। तो ये बाह्य रचना के आधार पर होता है, और इसमें तत्वों को कितने भागों, पदार्थों कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। और रासायनिक वर्गीकरण आंतरिक वर्गीकरण है। ठीक है, आंतरिक वर्गीकरण है, इसमें तत्व, यौगिक और मिश्रण पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। अब देखिए पदार्थ की अवस्थाएं, यदि हम पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में देखें तो पदार्थ के अलग अलग रूपों में पाए जाना ही पदार्थ की अवस्था कहलाती है। यानी पदार्थ की अवस्था क्या कहलाएगी, तो पदार्थ, कोई भी पदार्थ हो वो अलग अलग रूपों में जो पाया जाएगा तभी तो हम बोलेंगे अवस्था है। ठीक है, समानतः पदार्थ 3 अवस्थाओं में ही होता है, ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस के बारे में तो आप जानते हैं, जैसे बर्फ ठोस हो गया। यानी जल के बारे में यदि बात करें तो जल क्या है, द्रव हो गया, द्रव अवस्था हो गई। ठोस में जब बर्फ के रूप में आया तो ठोस हो गया, जब वो वाष्प के रूप में हुआ तो उसको गैस कह दिए। लेकिन एक चौथी अवस्था होती है जिसे प्लाज्मा अवस्था कहते हैं, वो ये क्या है, भौतिक अवस्था है। प्लाज्मा अवस्था भौतिक अवस्था है, तो यह अवस्था गर्म आयनित पदार्थ के रूप में पाई जाती है। ये तारे में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त पदार्थ अन्य वस्तुएं अवस्थाएं शोध कार्य जारी है, जिनके बारे में अगली कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना कि जो प्लाज्मा अवस्था होती है ये गर्म आयनित पदार्थ के रूप में पाई जाती है, जैसे तारे, सूर्य, इसमें सभी में प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। ठीक है, और देखिए पदार्थ की ठोस, द्रव, गैस अवस्थाओं में ताप व दाब परिवर्तन के अनुसार पदार्थ को एक
एक समय में किसी एक भौतिक अवस्था में पाया जाता है। किसी भी पदार्थ का ताप, दाब आदि परिवर्तन करके एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है। यानी पदार्थ की जो ठोस, द्रव, गैस अवस्था होती है उनमें ताप और दाब में परिवर्तन करके उनकी अवस्थाओं को परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे बर्फ़ हो गया, ठीक है। यानी जल की 3 अवस्थाओं में ताप और दाब परिवर्तन करके कैसे हम परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है बर्फ़। अब देखिए, यदि बर्फ़ जो है उसे 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप देते हैं तो क्या है, वह बर्फ़ किस में बदल जाता है, जल में बदल जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर देते हैं तो वाष्प में बदल जाता है। फिर वाष्प को 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे देते हैं तो जल में बदल जाता है। जल को 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे देते हैं तो क्या बन जाता है, बर्फ़ बन जाता है। इस प्रकार ताप और दाब के द्वारा वस्तुओं की अवस्थाओं में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। ये अच्छे से देख लीजिएगा, आप पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। दूसरा देखिए, ठोस, वे पदार्थ जिनका आकार व आयतन निश्चित होता है ठोस कहलाते हैं, ठीक है। ये जैसे हम पत्थर ले लिए, पत्थर को हम दबा के देखते हैं तो उसका आकार पिचक थोड़ी जाएगा, वो तो निश्चित है, आयतन भी निश्चित है, ठीक है। तो ठोस में आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। द्रव में देखिए, वे पदार्थ जिनका आयतन तो निश्चित है परंतु आकार निश्चित नहीं है, द्रव कहलाते हैं, ठीक है। अब द्रव में क्या होता है, आयतन निश्चित लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। आयतन क्यों निश्चित है, जितना आयतन वो तो रहेगा ही, लेकिन आकार, जैसे हम पानी लिए तो एक गिलास पानी डाले, गिलास में पानी डाले तो गिलास के आकार का हो गया, कप में डाले तो कप में चला गया, तो उसका आकार निश्चित नहीं होता है द्रव का, ठीक है। गैस की यदि बात करें तो गैस में देखिए, गैस वे पदार्थ है जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होता है, ठीक है। उनका आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है। जैसे हम गुब्बारे में जब हवा भरते हैं तो उससे अच्छे तरीके से हम समझ सकते हैं। प्लाज्मा देखो, पदार्थ की यह अवस्था वास्तव में अति तप्त गैसीय अवस्था मानी जाती है। समानतः पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। आइए हम ठोस, द्रव, गैस की आकृति के बारे में समझते हैं। अब देखिए, यहाँ पर क्रियाकलाप दिया गया है। ठोस की आकृति के बारे में समझना, एक बार रीड करिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। द्रव की आकृति के बारे में समझना, यहाँ पर क्रियाकलाप दिया गया है, ठीक है। और फिर है गैसों के आकार के बारे में समझना। तो ये वीडियो को आप पॉज कर करके रोक के ज़रूर देखिएगा, समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए कि आप जानते हैं कि अवस्था परिवर्तन पदार्थ के गुण भी बदल जाते हैं ना। जब पदार्थों का अवस्था परिवर्तन हो, उनका गुण भी बदल जाएगा। गुण बदलने से उनकी उपयोगिता बढ़ जाती है। प्लाज्मा अवस्था की पहचान विलियम कुक द्वारा सन 1879 में की गई थी, ठीक है। ठीक है, तो ये अच्छे से याद रखिएगा कि कब की गई थी, किसके द्वारा। अब जिस प्रकार ठोस एवं द्रव दोनों को उठाने पर हमको भार का अनुभव होता है, उसी प्रकार गैस में भी भार है क्या, है ना। तो इसकी जानकारी के लिए आप ये क्रियाकलाप करेंगे, गुब्बारे वाली क्रियाकलाप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो गैस है उसमें भी भार होता है, लेकिन क्या होगा, ठोस में ज़्यादा, द्रव में ठोस से कम और गैस में सबसे कम भार होगा। अब देखिए, पदार्थ के गुण की बात करें, जो पदार्थ होते हैं, तो पदार्थ के गुण की बात यदि करें तो समानतः हम बर्तन का उपयोग द्रव या अन्य पदार्थों में रखने के लिए करते हैं, अन्य पदार्थों को रखने के लिए करते हैं। और बर्तन कांच, प्लास्टिक, धातु या किसी ऐसी पदार्थ के बनाए जाते हैं जिनमें पानी, द्रव्य या अन्य पदार्थ बाहर न निकले। हम हर पदार्थों को उसके गुण एवं उपयोगिता के आधार पर वस्तु बनाने के लिए चुनते हैं। आइए हम पदार्थ के कुछ विशिष्ट गुणों के बारे में जानते हैं। पदार्थ के गुण भी पेपर में पूछा जाता है। तो कठोरता, ठीक है, कठोरता। आपने अनुभव किया होगा कि यदि हम स्पंज को अंगूठे से दबाते हैं तो सरलतम से दब जाता है, किंतु पत्थर, लकड़ी को हम अंगूठे से नहीं दबा सकते हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि पत्थर, लकड़ी स्पंज से कठोर है। कठोरता, कठोर का प्रमुख गुण है। द्रव, गैस में ये गुण नहीं पाया जाता। तो आपको याद रखना है कठोरता, यानी पदार्थों में कठोरता का भी गुण पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कठोरता ठोस में होती है। जल में विलेयता, आपने देखा होगा कि अक्सर शक्कर और नमक सरलतम से पानी में घुल जाते हैं, जबकि लोहा, तांबा, चांदी पानी में नहीं घुलते। जो पदार्थ पूर्ण रूप से जल में घुल जाते हैं वे पदार्थ जल में विलेय पदार्थ कहलाते हैं, और पदार्थ का यह गुण विलेयता कहलाता है। जो पदार्थ जल में नहीं घुलते हैं वे अविलेय पदार्थ कहलाते हैं। अधिकतर ठोस जल में अविलेय हैं, ठीक है। याद रखना है कि जल में विलेयता का गुण भी पदार्थों में पाया जाता है, ठीक है, लेकिन जो पदार्थ जल में घुल जाते हैं उसे विलेय पदार्थ कहते हैं और इस गुण को विलेयता कहते हैं। याद रखना है, घुल जाएगा तो विलेय, गुण को विलेयता, और जो जल में नहीं घुलता है तो उसे क्या कहेंगे, अविलेय पदार्थ, तो इस गुण को अविलेयता कहते हैं। अधिकतर ठोस जो होते हैं जल में नहीं घुलते हैं, ठीक है। धातु, पत्थर, लकड़ी आदि, लेकिन धातु के कुछ लवण, नमक वगैरह जल में घुल जाते हैं। आपको याद रखना है कि कुछ तो जो अधातु होती है वे नहीं घुलते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं ठोस पदार्थ वे
में घुल जाते हैं, जैसे लवण, नमक, ये जल में घुल जाते हैं। अधिकतर द्रव्य जल में अविलीय होते हैं, अधिकतर द्रव्य जल में क्या होते हैं, अविलीय। लेकिन जो एल्कोहल, सिरका, एसिटिक एसिड जल में कैसा होता है, विलेय होता है। ये पेपर में पूछा जाता है कि एल्कोहल और सिरका, एसिटिक एसिड जल में घुलनशील है कि नहीं, तो घुलनशील हैं। भले ये द्रव्य है लेकिन ये जल में कैसे हैं, घुलनशील हैं। क्योंकि हम एल्कोहल शराब की बात कर रहे हैं, सिरका जैसे हम शरबत वगैरह बनाते हैं, अचार वगैरह में डालते हैं, वो ये सभी चीज़ें, ठीक है। अधिकतर गैस जल में अविलेय है, किंतु सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, क्लोरीन, अमोनिया सरलतम से जल में विलेय हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में आंशिक कम विलेय होते हैं, ये भी याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जल में आंशिक कम विलेय होता है। आइए कुछ ठोस एवं द्रव्य की जल विलेयता के क्रियाकलाप करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्रियाकलाप दिया हुआ है, ठीक है, क्रियाकलाप दिया हुआ है, इसको क्रियाकलाप को अच्छे से देखिएगा। अब देखिए पारदर्शिता क्या होता है, पारदर्शिता क्या होता है, जब आप लुका छुपी, पारदर्शिता का अर्थ होता है देखने की क्षमता। जब आप लुका छुपी खेलते हैं तो ऐसी जगह छुपना पसंद करते हैं जहां आपको कोई देख ना सके। आप कांच के दरवाजे के पीछे क्यों नहीं छिपते हैं, ठीक है, क्योंकि आर पार दिखाई देता है। वे पदार्थ जिनके, अब देखिए पारदर्शिता हो गई, जिनके आर पार देखा जा सकता है। अब ये 3 प्रकार के होते हैं, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी, ठीक है। तो पारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सकता है, इस गुण को पारदर्शी कहते हैं, इस गुण को पारदर्शिता कहते हैं, ठीक है। जैसे कांच, जल, वायु, इनके आर पार देखा जा सकता है। अब अपारदर्शी किसे कहेंगे, वे पदार्थ अपारदर्शी यानी जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता, जैसे लकड़ियाँ और धातु। अब वे पदार्थ जिनके द्वारा धुंधला या आंशिक रूप से आर पार देखा जा सकता है, पारभासी कहते हैं। जैसे जल लगा कागज, पॉलीथीन, बटर पेपर, गहरा पानी, कोहरा, धुंध, वायु में धूल आदि, ये क्या होता है, अपारभासी होते हैं। तो याद रखिएगा पारदर्शी कौन से होते हैं, अपारदर्शी कौन से होते हैं और पारभासी कौन से पदार्थ होते हैं, पेपर में एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे अगला जो गुण है पदार्थों का, ऊष्मा का चालन होता है। ऊष्मा का चालन का अर्थ होता है जो ऊष्मा को अपने से जाने देता है, ठीक है। तो आपने बर्तन में देखे होंगे कुकर, जैसे कुकर वगैरह, कढ़ाई वगैरह में धातु के ऊपर क्या लगी होती है, लकड़ी या प्लास्टिक का हत्था लगा होता है। वो क्यों लगा होता है, ठीक है। तो देखिए क्योंकि धातु ऊष्मा की क्या होती है, सुचालक होती है। लकड़ी और प्लास्टिक ऊष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है। अब देखिए सुचालक और कुचालक क्या होते हैं, तो वे पदार्थ जो ऊष्मा को अपने से जाने देंगे वो क्या होंगे, सुचालक। जैसे तांबा, स्टील, सोना, चांदी धातुएं। और वे पदार्थ जो ऊष्मा को अपने से नहीं जाने देते वो क्या कहलाएंगे, कुचालक कहलाते हैं। लकड़ी, कांच, प्लास्टिक, याद रखना, लकड़ी, कांच, प्लास्टिक ये क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, ठीक। अब देखिए लकड़ी या धातु के समान द्रव्य गैसों भी ऊष्मा की कुचालक होती हैं। लकड़ी या धातु जो होती हैं उनके समान जो द्रव्य तथा गैसें भी ऊष्मा की क्या होती हैं, कुचालक होती हैं। और वायु ऊष्मा की कुचालक होने के कारण ही ठंड में गर्म कपड़े पहनने के बाद वायु हमारे शरीर से ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती। पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ठंड में हम ठंड में हम वायु ऊष्मा की सुचालक होती है इसलिए गर्म कपड़े पहनते हैं। ठंड में हम गर्म कपड़े क्यों पहनते हैं, तो ये वायु की ऊष्मा की कुचालक होने के कारण ऐसा होता है। अब देखिए क्या आप जानते हैं कि सभी धातुएं चांदी की, यानी सभी धातुओं में चांदी ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है। तो धातु तो चांदी है लेकिन सबसे अच्छी चालक कौन सी है, चांदी ही होती है, ठीक है। यानी सबसे ज़्यादा करंट किस में होगा, चांदी में पाया जाएगा। पारा जो एक द्रव्य धातु है ऊष्मा की सुचालक होने के कारण इसका डॉक्टरी थर्मामीटर में उपयोग किया जाता है, ठीक है। और पारा क्या होता है, कमरे के ताप में द्रव अवस्था में होता है। देखिए आइए धातु में चालक गुणों की क्रियाकलाप देखें। तो यहाँ क्रियाकलाप दी हुई है जिसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ ही जाएगी। विद्युत चालन देखिए क्या होता है, विद्युत चालन क्या होता है ये थोड़ा आप पढ़िएगा आगे। देखिए वे पदार्थ जिनके माध्यम से विद्युत प्रवाह या चालन होता है विद्युत सुचालक कहलाते हैं। विद्युत का उत्पादन बड़े बड़े विद्युत केंद्रों पर होता है जिन्हें क्या कहते हैं, पावर स्टेशन कहते हैं, ठीक है। देखिए धातु में विद्युत चालक को जानना, इसके लिए एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, ठीक है। धातु विद्युत की चालक होती है, धातु में विद्युत प्रवाह होता है। आगे देखिए पदार्थ का अगला गुण है चुंबक के प्रति आकर्षण। चुंबक के प्रति आकर्षण में ये देखिए चुंबक के प्रति आकर्षण में क्या है, वह पदार्थ